लास्ट क्लास में बेसिक हमने जावास्क्रिप्ट का कुछ पढ़ा था कि क्या क्या पढ़ा था हमने। काफी चीजें हमने पढ़ ली थी। यहाँ पे टॉपिक्स, हाँ ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे जावास्क्रिप्ट के। और आज हम पढ़ेंगे कुछ और थोड़े एडवांस, इससे थोड़े से एक लेवल ऊपर के टॉपिक्स। ये लास्ट वाला बच गया था तो ये भी आज के में ही मैंने ऐड कर दिया है। आज हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। फिर एरे बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। एरे आपको हर बार आपको एरे का बहुत बार यूज करना पड़ेगा। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि क्या क्या काम आप एरे से करवा सकते हो, वो पढ़ेंगे। फिर जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में आई हैं क्लासेस और जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट तो खैर वही है जो हमने कल पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे हमारा डॉटनेट में जो ऑब्जेक्ट होता है वही होता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी वही होता है। उसके बाद इसी के अंदर एक टॉपिक आएगा प्रोटोटाइप का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलर्ट के बारे में पढ़ते हैं और प्रॉम्प्ट के बारे में। इस बार मैंने एक नई क्लास बना ली, फर्स्ट डॉट जेएस करके। इसको यहाँ पे लिंक कर देंगे। लिंक करने के लिए सिंपल स्क्रिप्ट और सोर्स में अपनी स्क्रिप्ट डाल दो। और एक और तरीका है, अगर आप एक्चुअली में चाहो तो यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर ही अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो। ये चीज बता दो, मान लो यहाँ पे भी आप कुछ चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जो भी कोड लिखना चाहोगे वो डायरेक्टली भी प्रिंट हो जाता है। लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता कि आप एचटीएमएल के अंदर लिखो। आप अपनी अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ और वहां पे यूज करो। लेकिन जैसे हमने ये लिखा और ओपन इन लाइव सर्वर, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पे जाएंगे तो वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट सारा आ गया। एक बार डिलीट करके रिफ्रेश कर देता हूँ तो वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट सारा लिखा आ गया। तो आप चाहो तो अपने एचटीएमएल के अंदर डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग लगा के अपना जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड जो भी हम अलग फाइल में लिखते हैं यहीं पे भी लिख दो। बट वही, ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि एचटीएमएल की फाइल पे एचटीएमएल का कोड लिखो, आप अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ और वहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो। आप सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम एक अलर्ट के बारे में। अलर्ट क्या होता है कि कई बार हमें जैसे प्रॉम्प्ट देना होता है यूजर को, तो उसके लिए अलर्ट का यूज होता है। जैसे अलर्ट भी कहीं भी डाल दिया आपने कि दिस इज अ वार्निंग मैसेज और समथिंग। यूजर को कुछ भी काम कराने से पहले रोकना है कि रुक जा भाई, दिस इज अ वार्निंग मैसेज। या फिर कोई भी एक अलर्ट, एक पॉपअप करके मैसेज दिखाना है यूजर को, उसके लिए यहाँ पे अलर्ट कीवर्ड का यूज होता है। कैसे होता है ये देखो। कोई भी काम होने से पहले स्क्रीन पे आ जाएगा। आप जब तक इसे ओके नहीं करोगे तब तक आप स्क्रीन पे कोई दूसरा काम नहीं कर पाओगे। तो ये दो तरीके से काम आता है अलर्ट का। एक तो ये है कि सिंपल कहीं पे भी कोई मैसेज देना है यूजर को, रोक के, और आप उसे ओके कराओगे तभी वो आगे काम कर पाए। या फिर दूसरा, हम कई बार जब डिबग हम करते हैं तो डिबग का एक तरीका बताया था मैंने, सोर्स में जाके यहाँ पे डिबगर लगा दो। लेकिन जैसे प्रोडक्शन की फाइल हो गई, तो प्रोडक्शन की फाइल में हम लोग क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को हाइड कर देते हैं कि आप सीधा जावा स्क्रिप्ट में प्रोडक्शन की फाइल को डिबग नहीं कर सकते। तो आपको किसी इन्वायरमेंट स्पेसिफिक अगर डिबग करना हो, और मान लो यहाँ पे 10 लाइनें लिखी हैं, वेर ए इक्वल टू 10 ऐसे करके बहुत सारी लाइनें लिखी हैं ना, खूब सारी लाइनें लिखी हैं। हालांकि ऐसा कोड नहीं होगा कि ये हो, लेकिन अलग अलग कोड होगा। अब आपको पता नहीं चल रहा यार इस लाइन के बाद एरर आ रही है कुछ, लेकिन क्या एरर आ रही है आपको पता नहीं चल रहा। और लोकल इन्वायरमेंट पे आप डिबग कर सकते हो। अगर आपने कोड को डिप्लॉय कर दिया डेव पे या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे, वहां पे डिबग नहीं कर सकते। तो जनरली हम करते क्या है, पहले हम अपने लोकल इन्वायरमेंट पे चेक करते हैं सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद ही कोड को पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी एरर आए तो कई बार इस अलर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम, या फिर कंसोल डॉट लॉग का, दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। कि हम इसे कहते हैं एक प्रकार से सीडो डिबगिंग। सीडो डिबगिंग करने के लिए
हालांकि कंसोल डॉट लॉग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि क्योंकि वो बिहाइंड द सीन यहाँ पे आपको कोई भी एरर शब्द देगा। जैसे मान लो आपको पता चल रहा है यार ये एक वेरिएबल है, इसके ऊपर ऊपर एरर आ रही है, इसके नीचे का कुछ भी कोड काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू चेक कर सकते हो कि क्या आ रही है, क्या सही वैल्यू आ भी रही है नहीं आ रही। तो वो विद द हेल्प ऑफ अलर्ट भी कर सकते हो और कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो। जनरली हालांकि कंसोल डॉट लॉग करते हैं, बट अगर आप चाहो तो अलर्ट से भी कर सकते हो। अलर्ट जब भी आ जाएगा, आपका स्क्रीन रुक जाएगी और वहां पे एक मैसेज आ जाएगा इस तरह का, जब तक यूजर ओके नहीं करेगा तब तक वो स्क्रीन का नेक्स्ट काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है कोई डाउट? जैसे और कहा देते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे हमने कोई पेज में इंफॉर्मेशन भरी, अब इंफॉर्मेशन भरने के बाद जैसे ही सबमिट किया और डाटाबेस में सबमिट हो गया, तो हम अलर्ट करके दिखा सकते हैं योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। और जैसे ही आपका डाटा सेव हो जाएगा तो यूजर को एक मैसेज आ जाएगा, यूजर बोलेगा ओके, दैट मीन्स यूजर ने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ ठीक है हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अलर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन? नहीं सर, इसका नहीं। ठीक है। सिंपल है ये तो। अब ऐसे ही कल उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था पारस ने, कि हमें अगर यूजर से वैल्यू लेनी हो तो क्या कैसे करें। तो मैंने कहा था जो सही तरीका है वो तो है कि भाई एचटीएमएल में आप वो बनाते हो कंट्रोल वगैरह, वहां से वैल्यू लेते हैं। बट एक तरीका और भी दे रखा है इन्होंने जावा स्क्रिप्ट ने भी, जिसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट करके आप यूजर से वैल्यू ले सकते हो। जैसे प्रॉम्प्ट कर दिया यहाँ पे, अब जो भी वैल्यू, ये भी एक वही यूआई पे वो पॉपअप टाइप का खुलेगा, और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मतलब सेव कर लेगा, जैसे कंसोल डॉट रीड लाइन करते थे, वैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और यूजर से वैल्यू ले सकते हो। जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू ली उसे मैंने अब कंसोल लॉग में प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा भाई मैसेज में क्या वैल्यू देनी है यूजर को। पॉपअप आ जाएगा, आपने 4 दिया, ओके किया, प्रिंट क्यों नहीं हुआ हमारा, सेव नहीं किया क्या मैंने? वेल वन सही तो लिखा है। और ओके, हाँ देखो कुछ वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। तो जैसे ही 4 लिखा, उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अगर कोई यूजर से आपको वैल्यू लेनी हो थ्रू जावास्क्रिप्ट ही, और आपको ये बहुत रेयरली यूज होगा एक्चुअल लाइफ में, बट अगर आपको फिर भी कभी जरूरत पड़े कि आपको यूजर से वैल्यू लेनी है, तो प्रॉम्प्ट नाम के कीवर्ड को यूज कर सकते हो। जैसे एक और सिंपल सा इसका अगर यूज बनाऊं, तो मान लो आपको यूजर को दिखाना है कि भाई जो भी यूजर वैल्यू दे रहा है, मान लो यूजर ने 4 नंबर दिए, कि 4 वैल्यू दी, तो अब आपको क्या करना है कि उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो सिंपल क्या करोगे आप, नंबर लिया आपने, फोर इंट सॉरी लेट आई इक्वल टू वेल आई इज ग्रेटर देन जीरो, आई माइनस माइनस, और यहां पे ले लिया लेट रिजल्ट इक्वल टू वन, यहां पे कर दिया रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू वेल वन। अब बड़ी ये फैक्टोरियल निकालना है तो इसका मेथड बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, फंक्शन फैक्टोरियल। क्या हो गया? यहाँ के अंदर अपना कोड लिखते हैं।
रिजल्ट इक्वल टू 1। अब जो भी वैल 1 आई है उससे हमें इंटू कर देना है, 0 से लेके 1 तक चलाना है और वो रिजल्ट इंटू करना है। इस एंड को कोड देख लेता हूँ पहले कैसे होगा। मुझे क्या करना है, 1 का जो भी 4 नंबर दिया, पहले 4 को इंटू कराना है, फिर 3 को इंटू कराना है, फिर 2 को इंटू कराना है, फिर 1 को कराना है। ओके, तो इसके लिए तो जो हम पिछला वाला कर रहे थे वही सही था। ये सब हटा देते हैं, ये चलो यही इसी से आंसर आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग लास्ट में ये कर देता हूँ। अब देते हैं 5। ओके, पहले रिफ्रेश कर देते हैं। 5। ओके, 3125 आ गया, बट ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि अच्छा इसने क्या किया, 5 दिया तो पहली वैल्यू आई होगी हमारी आई इक्वल टू वैल 1, तो 5 इंटू इसने अलग निकाल दिया। 5 इंटू 4 आया होगा, फिर इक्वल टू 20 इंटू 3 आया होगा, यस फिर 60 इंटू 2 आया होगा। चलो इसे डिबग करते हैं ना, डिबग करके अपनी चीजें समझते हैं कैसे आ रही है वैल्यू, पता चल जाएगी ना। चलो इसी बहाने हमें डिबग करने का भी मौका मिल जाता है। तो रिजल्ट में हमने लिया है 1, वैल 1 में आ गया हमारा 5। फंक्शन 1 आई इज ग्रेटर देन 0, रिजल्ट में पहली बार क्या आया, 5। सही है। दूसरी बार रिजल्ट में क्या आया, क्योंकि उसने स्ट्रिंग समझा है इसे, और स्ट्रिंग समझ के ये क्या कर रहा है, जोड़ने की उसकी जगह जोड़ दे रहा है वैल्यू। तो अब क्या कर रहा है, 5 के बाद इसने क्या रिजल्ट ला दिया, 25 25। पर 25 क्यों आया, 5 है यहाँ पे 25, और आई की वैल्यू क्या है, एक बार दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। चलो पहले आई की वैल्यू 1 है, पहली बार आई 5 वैल्यू, अब हमने आई माइनस माइनस किया, F10 आई इज ग्रेटर देन 0, सही है भाई। वैल 1 में क्या वैल्यू है, 5 ही वैल्यू है, इनटू रिजल्ट कर रहे हैं। गलत कोड लिख दिया 5 ना है मैंने। 25 गलत कोड लिख दिया ना, ये नहीं होगा। कोड में यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए ना, ये तो, क्योंकि आई के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है ना, और आई के अंदर वेल 1 जा रहा है पहले, आई ग्रेटर देन आई माइनस 1 1। हाँ, तो आई आना चाहिए ना कि वेल 1 आना चाहिए। वेल 1 तो आपका 5 ही रहेगा हर बार, अगर वेल 1 करता रहा तो वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करता रहेगा। कोई सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक थी, हो जाती है ये। रिफ्रेश करते हैं, 5 डालते हैं, 5 4 जा 20, अब देखो सही आएगा। पहली बार में 5 आया, आई की वैल्यू 5 थी, इस बार आई की वैल्यू आएगी 4, माइनस माइनस कर दिया तो 4 आई। F10 में क्या आ गया, 20, 5 इंटू 4 20, तो अब हमारा सही चलेगा। अब डिवाइडर हटा देते हैं, तो ये कंसोल में आ गया 120, एंड 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 120 आएगा। डीबग के लिए सिंपल सर, आप मतलब वो सिर्फ उसके फ्रंट पे क्लिक कर रहे हो और हाँ, F10 प्रेस कर रहे हो। करेक्ट। डीबग के लिए बड़ा सिंपल है, आपको सिंपल कंसोल पे जाना है, आपका जो भी कोड है, सॉरी सोर्स में जाना है, सोर्स आपका जो, हाँ जो भी आपका कोड है उस फाइल को डबल क्लिक करो, और जहां पे भी डिबगर लगाना है उसके आगे वो लगा दो, यस क्लिक कर दो, डिबगर लग गया। अब जब भी रिफ्रेश करोगे
तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली लिखा हुआ है। अगर किसी बटन क्लिक पे लिखा होगा तो वो वहां पे लगाना पड़ेगा, पर जहां पे भी जब भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा डिबगर यहाँ आ जाएगा। और डिबगर मतलब देखो इसको कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, डिबगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो ऐसे सिंपल सी मिस्टेक भी हो सकती है, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, बट ये गलतियां कोई भी कर सकता है ना, क्योंकि ये यस यस यस। कैलकुलेशन टाइप की मिस्टेक है। चलो आगे आते हैं। तो अलर्ट का मतलब आगे समझ में आ गया, अलर्ट का और प्रॉम्प्ट का। अगर यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्रॉम्प्ट, अगर यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है एज अ पॉपअप तो अलर्ट। कोई क्वेश्चन इन दोनों में? यस सर। नहीं। नो सर। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अब इसमें जैसे लास्ट की क्लास में मैंने बताया था, बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। पहला तो एक सिंपल सा फंक्शन बनाने के लिए ऐसे ही है, फंक्शन टेस्ट कंसोल डॉट लॉग। हाँ, ये तो सिंपल फंक्शन है। और ये तो कॉल, ये आपने भी बनाया है। कॉल जब आपको करना होगा, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं जिससे ऊपर वाला हमें कंफ्यूज ना करे। और जब कॉल करना होगा तो टेस्ट ऐसे करके कॉल कर लोगे। रिफ्रेश कर लेते हैं, डिबगर पे जा, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल पे आते हैं, तो हमारा वन क्यों आ रहा है? आई एम अ टेस्ट फंक्शन आ गया, जो भी हमने लिखा था। ये तो जेनरिक फंक्शन है, जैसे वहां पे पब्लिक वॉइड मेथड लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड लिख देते हैं। इस चीज में किसी को दिक्कत? नहीं सर, इसमें दिक्कत नो नहीं है, सर। ठीक है। ठीक है। अब एक अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं, जिसे फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। वो क्या होता है कि अब देखो इसी फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तरीका यही, मतलब होगा फंक्शन ही, बस ये हटा देंगे जिससे कि हमारा वाला कॉल हो। सेकंड वे लिख देता हूं, फंक्शन एक्सप्रेशन। हम फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, और फंक्शन को इस तरह से कॉल करेंगे। काम एक ही होगा, बस करने का तरीका अलग होगा। आई एम फंक्शन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं इसे, एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली नॉर्मल फंक्शन कॉल करने की जगह आपने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर लिया। तो जावा स्क्रिप्ट में, डॉट नेट वगैरह में ये चीजें नहीं होती थी कि आप फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर लो, पर जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी आप सेव कर सकते हो। कॉल करना होगा तो देखो, दो कंसोल डॉट लॉग में आपको दोनों चीज लिख के दिखाता हूं, तो आप दोनों चीज दे सकते हो। अगर टेस्ट करोगे तो ये पूरा फंक्शन जो लिखा हुआ है वो दिख जाएगा आपको, और अगर कंसोल डॉट लॉग ऐसे करोगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। वापस आते हैं, टेस्ट है जो ऑलरेडी भी, ओ ऊपर टेस्ट हमने डिक्लेयर कर रखा है क्या ऑलरेडी? ये ऑलरेडी टेस्ट है ना, तो इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा, टेस्ट 2 दे देते हैं। तो ये देखो, ऊपर वाले ने, जब मैंने सिर्फ इस फंक्शन को प्रिंट कराया, तो जो भी फंक्शन इसके अंदर सेव हुआ है वो पूरे की पूरे फंक्शन की बॉडी आ गई। और जब मैंने इसे कॉल किया तो जो फंक्शन के अंदर काम हो रहा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, फिर फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। कई बार हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि हमें फंक्शन को डायरेक्टली ऐसे बनाने की जगह एक वेरिएबल में सेव करना पड़े, और उस वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़े अलग अलग जगह अपनी, जहां पे भी रिक्वायरमेंट हो वहां पे। इस वाले तरीके में कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल सर, एक फंक्शन बना दिया जैसे कोई समेशन का। अब ठीक वो है, समेशन मुझे 5 जगह यूज करनी है, तो सीधे मैं वेरिएबल में एक जगह सेव करा के उस वेरिएबल को 5 जगह यूज कर लूंगा। करेक्ट, सीधा वेरिएबल का। हालांकि मतलब ये सिर्फ दो तरीके, ये सिर्फ अलग अलग तरीके हैं। वहां पे आप ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वहां पे इसी तरीके से होगा। मान लो 5 जगह आपको कॉल करानी है, तो 5 जगह डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल कर लो, तो भी आपका काम चल जाएगा। बस जावा स्क्रिप्ट ने
अलग तरीके दिए हुए हैं काम करने के। एक बोला है कि भाई इस तरह से कॉल कर लो, एक बोला है कि अगर आपको इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से भी कॉल कर सकते हो। कन्वीनियंट के हिसाब से कई बार आप लोगों को लगता है कि नेम अगर वेरिएबल के अंदर सेव करा रखा है तो उस वेरिएबल को हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, और तो कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपना अलग अलग यूज कर सकते हो। लेकिन सारा काम जो इस वाले से हो सकता है वो इस वाले से भी हम कर सकते हैं। बस हो सकता है कि इस वाले में आपको हर जगह वो बार बार क्या बोलते हैं, प्रॉपर ये कॉल करना पड़े, यहाँ पे इस वेरिएबल की, यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। तो ज्यादा कोई डिफरेंस चलो नहीं है, बस धन्यवाद लिखने का तरीका अलग है। जी। चलो तीसरे थर्ड वे आते हैं। थर्ड वे का नाम क्या है? एरो फंक्शन। ये एक्मा स्क्रिप्ट 6 में आए थे। ये भी लिखने का तरीका अलग है, बस थोड़ा सा इजी, इसे कहते हैं थोड़ा सा इजी है, बट हो सकता है तुम्हें इजी ना लगे, बट ये थोड़ा सा इजी बनाने के लिए और आया था। एरो फंक्शन के जैसे सीधा यहाँ पे, ये देखो ये लिखने का तरीका होता है एरो फंक्शन को, कि यहाँ पे बीच में कोई पैरामीटर देना है तो वो पैरामीटर, फिर एरो, फिर यहाँ पे अपनी बॉडी। आई एम एरो फंक्शन। और क्योंकि ये रिटर्न करेंगे रिजल्ट, तो उसे आपको सेव कराना होता है कहीं पे, तो लेट एरो फंक्शन ही लिख देते हैं। टेस्ट एरो फंक्शन, टेस्ट लिख लेते हैं, चलो। तो ये आपका, आप नई वाली जावास्क्रिप्ट में आप मोस्ट ऑफ द जगह आप देखोगे कि आप एरो फंक्शन का यूज कर रहे हो। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन है, ये दोनों। आप मोस्ट ऑफ द जगह अब आप एरो फंक्शन का बहुत यूज करते हुए दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कहते हैं इजी वे ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन है। क्या होता है, सेम चीज है इसमें, बस आपको ब्रैकेट ओपन करना है, एरो लगाना है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड लिख देना है, जो भी कोड करना है। इसको असाइन कर दिया। ये अगर कोई पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर भी पास कर सकते हो, जैसे टेस्ट पास कर दिया, या फिर val1 पास कर दिया, और यहीं पे लिख दिया आपने एक और कंसोल डॉट लिख दिया, वैल्यू ऑफ val1 इज प्लस val1। अब जब भी एरो फंक्शन कॉल करोगे तो सिंपल जैसे ऊपर वाले को कॉल करते करा था वैसे ही इसे भी कॉल कर लोगे, और यहां पे पास कर दोगे जो भी वैल्यू देनी है आपको, वो पास कर दिया आपने। तो आई एम एरो फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ val1 इज 1000, जो भी हमने पास किया। तो ये होता है एरो फंक्शन। और बहुत ज्यादा जगह अब आप देखोगे अपने कोड वगैरह में तो ज्यादातर लोग एरो एरो फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि ये न्यू वे ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन है। कोई डाउट इस तरीके इस एरो फंक्शन में? मीन्स ये एक वेरिएबल ही लिया ना सर हमने, एरो फंक्शन टेस्ट ये वेरिएबल ही है, तो इसी में हमने वेरिएबल नहीं, नहीं नहीं, इसमें वेरिएबल मेन डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है किस तरह से हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। पहले इसमें सीधा ब्रैकेट ओपन करते हैं, अंदर जितने भी पैरामीटर देने हैं कोमा डाल के पैरामीटर देते हैं, फिर ये एरो लगाते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, और यहां पे अपना कोड लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है। इसको आपको किसी वेरिएबल में सेव कराना है तो कराओ, जैसे कंसोल डॉट लॉग, तो आपको कोई वेरिएबल में ना भी सेव कराओ तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप जनरली इसे हम एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू फिर हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं। ओके मल्टीपल पैरामीटर कॉल कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक जैसे val1 val2 val3, और उन्हीं में करेक्ट, कुछ भी कोड अगर लिखना है तो हम नीचे हम कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं नीचे। करेक्ट, और यहाँ पे अंदर अपना कोड लिख सकते हो। तो बस लिखने का एक तरीका एक अलग हो गया, मतलब लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट का कोड कहीं पे भी आप देखोगे तो एरो फंक्शन ज्यादा यूज हो रहे होंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के जो पहले फंक्शन होते थे वो। लेकिन सारे पता होने चाहिए। हो सकता है किसी कोड में आपका पुराना यूज हो रहा हो, किसी में नया, तो इसीलिए मैं अलग अलग तरीके का दिखा रहा हूँ आपको कि किस किस तरह से फंक्शन डिफाइन होते हैं, तो जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो कि कहीं पे किसी ने ये डिफाइन कर रखा है, कहीं पे ये, तो ये बस एक लिखने का तरीका अलग है। क्लियर, आगे बढ़े? यस पारस, सर। हाँ जी सर, चलो क्लियर है। ठीक है।
अब पैरामीटराइज फंक्शन, तो पैरामीटराइज फंक्शन तो कोई अलग सी बात नहीं है, वो तो जो ऊपर जो फंक्शन थे हमारे उसमें ही अगर हम पैरामीटर पास कर देंगे तो पैरामीटराइज फंक्शन हो जाएंगे। जैसे val1, val2, val3, जितने भी पैरामीटर पास करने हैं वो आप पैरामीटर पास कर सकते हो। और जो भी फिर अंदर उन पैरामीटर से मान लो इनका सम दिखाना है आपको, तो हम इसका सम कर लेते हैं। लेट रिजल्ट इक्वल टू val1 प्लस val2 प्लस val3, और यहां पे अगर test3 को कॉल करेंगे तो ये सब तो तुमने डॉट नेट में भी पढ़ा हुआ है, कोई अलग चीज नहीं है। बस पैरामीटराइज फंक्शन का मतलब है कि ये पैरामीटर के साथ होते हैं। तो अगर सेव कर लूंगा और यहाँ पे दिखाऊंगा तो रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ भाई? अच्छा, कंसोल लॉग तो कराना पड़ेगा ना, वरना लॉग नहीं कराया हमने। रिजल्ट को लॉग करा लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ गया। 10, 20 और 30 को जमा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो पैरामीटराइज फंक्शन क्या है? खाली फंक्शन विद सम पैरामीटर्स। क्लियर? ये तो सिंपल है। हाँ जी सर। यस सर। चलो आगे आते हैं। पैरामीटराइज फंक्शन के बाद क्या है? डिफॉल्ट फंक्शन। डिफॉल्ट फंक्शन क्या होता है? अच्छा, डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन होगा शायद ये। डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन वही फंक्शन है कि आपने मान लो test4 बनाया और यहाँ पे val1 को पास नहीं कराना चाहते, कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो, जैसे दे दिया IT एक्सपर्ट सारा, तो आप वो भी दे सकते हो। और यहाँ पे console.log में वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज, इसे ब्रैकेट में लेते हैं, वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज वेल, वेल खाली वैल ही नाम है ना, वेल। तो डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं कि जहां पे आप फंक्शन की मतलब पैरामीटर की वैल्यू वहां पे पास ना करा के एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी कि अगर यूजर ने कोई वैल्यू पास की हुई है, अगर मैंने यहां से कोई वैल्यू पास करूं श्रीकांत या कुछ और लिख दूं तो वो वैल्यू सेव हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं पास किया तो जो वैल्यू ऑलरेडी डिफॉल्ट रखी हुई है वही प्रिंट हो जाएगी। तो अगर इसे कंट्रोल एस करके यहां पे चेक करें तो वैल्यू ऑफ पैरामीटराइज IT एक्सपर्ट सर आ गया। और यहीं पे अगर मैं यहां से वैल्यू पास कर दूं अपने आप जबरदस्ती कि वेलकम टू IT एक्सपर्ट सारा और सेव करें, तो फिर वापस जाके देखेंगे तो वेलकम टू IT एक्सपर्ट सारा आ गया। तो अगर आप वैल्यू पास करोगे तो वाली वैल्यू पास हो जाएगी, नहीं करोगे तो एक डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली इस वैल्यू वेरिएबल में पास हो जाएगी और वो आपको शो हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर, थोड़ा यूजर फ्रेंडली है ये मेरे को लग रहा है। हाँ हाँ, जावास्क्रिप्ट एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज थोड़ी सी इजी है। हाँ उसके बाद आता है रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर आपने सी शार्प में एक वो पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था? परम एरे पढ़ा था आपने, याद है? मैंने पढ़ाया था या नहीं यस सर, पढ़ाया था यस आप लोगों को? यस यस यस। वही वही यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर के नाम से आ गया। आपको क्या करना है? डॉट डॉट 3 डॉट लगा के वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, तो आप जो भी वैल्यू पास करोगे एज अ एरे पास हो जाएगी। अब आप इसमें जो भी काम करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये अब एरे है, val1 एरे है, आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे मैं चलो कर देता हूं फॉर लेट वैल्यू, ये कल हमने पढ़ा था, फोर ऑफ लू। तो यहां से मैं
उसकी सारी वैल्यू प्रिंट करा ले रहा हूँ। तो इस पैरामीटर को, इस फंक्शन को कहते हैं रेस्ट एरे फंक्शन। तो ये ऑटोमेटिकली सारा पैरामीटर, जितने भी वैल्यू अब आप कॉल करोगे, मान लो यहाँ पे आपने कुछ भी, कितने भी वैल्यू दे दो, वो सब इसमें एक एरे की तरह सेव हो जाएगा। इन सब का एक एक करके प्रिंट कर देगा। वापस आते हैं, क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑफ एस। चल नहीं, हमारा क्यों नहीं चला? टेस्ट 5 10 20 30 40 50 कंसोल डॉट लॉग सही तो है। नाम कुछ चेंज करके देखते हैं। रेस्ट एरे लिख देते हैं। हाँ, हो गया। कुछ नेम की वजह से हो रहा होगा। तो उसे वैल 1 कहीं ऊपर भी डिक्लेयर कर रखा है, तो वहां से मिसमैच हो गया होगा। लेकिन उसने क्या क्या करता है बेसिकली, ये रेस्ट एरे वाला पैरामीटर जो काम सी शार्प में परम एरे करता था, यहाँ पे बस 3 डॉट लगा के ये आप अपने वेरिएबल का नाम दे दो। ऑटोमेटिकली आप जितने भी नंबर पास करना चाहो इसमें पास कर दो, फिर जितनी भी वैल्यू पास करना चाहो पास कर दो। वो उसे सबको इस एरे में डाल देगा, और आप उस एरे को फिर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो उसे यूज कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। फिर अगला क्या आता है, IIFE। IIFE होता है कि इमीडिएट, कहते हैं इसे इमीडिएट कॉल हो जाएगा। आपको अलग से जैसे इस तरह से कॉल करने की जरूरत नहीं है, जहां डिफाइन किया है वहीं पे कॉल हो जाएगा। इसका यही एग्जांपल दिखा देता हूं। IIFE विद पैरामीटर है, तो देखो इसने इसमें क्या किया हुआ है, अपने फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर ले लिया और पैरामीटर भी यहीं पे पास कर दिया। तो फंक्शन क्या कह रहा है, एक नेम पैरामीटर लेगा और कंसोल डॉट लॉग हेलो करके नेम प्रिंट कर देगा। और यहां के लिए हमें अलग से इसे कॉल नहीं करना, इसे बोलते हैं इमीडिएट। IIFE की फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूं, लेकिन ये इसको ऐसे इमीडिएट करके कुछ नाम है इसका, कि इमीडिएट कॉल हो जाता है ये। कि जहां पे फंक्शन डिफाइन किया वहीं पे आपने ब्रैकेट ओपन करके पैरामीटर की वैल्यू भी दे दी। इस वजह से आपको दोबारा से यहाँ पे कॉल करने के लिए अलग से एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब इसे दिखाऊंगा तो देखो, हेलो एलिस आ गया, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो गया। आपको कॉल करने के लिए अलग से एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ा। तो इसे बोलते हैं IIFE टाइप ऑफ मेथड। कुछ फुल फॉर्म देख लेना, इमीडिएट करके कुछ होता है, चेक कर लेते हैं चलो। IIFE जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा मतलब यूज नहीं होगा ये आपका, लेकिन पता होना चाहिए। इसका नाम है इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन लिख देता हूं, जिससे आप लोग जब करोगे तो इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अगर इमीडिएटली इन्वोक करना है तो फंक्शन को पूरा बनाओ अपना, एक ब्रैकेट में बंद करो, आगे पैरामीटर जो भी दिया है वो पैरामीटर पास कर दो, कॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत या मतलब परेशानी? इसमें डिफरेंस ये है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ना, करेक्ट मतलब करेक्ट, हमें आपको कॉल इसमें, के लिए अलग से कोड नहीं लिखना है। हाँ 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 करेक्ट। अच्छा, तो- चलो, अब आगे बढ़ने से पहले, आप सब लोगों के पास विजुअल स्टूडियो कोड है? हाँ जी ये सर। सर है। तो एक आधा फंक्शन आप मुझे बना के दिखाओ। क्या करना है आपको, एक एरे बनाना है। एरे बनाना है और उस एरे में मतलब 10 का टेबल प्रिंट कराना है। एरे नहीं, मतलब नॉर्मल तुम्हें 10 का टेबल प्रिंट कराना है जावास्क्रिप्ट में, कंसोल डॉट लॉग में। कर पाओगे? बताओ। ट्राई कर करते लेंगे हैं सर, सर। ट्राई करते हैं, बट हाँ, वो प्रैक्टिस। नहीं एक बार तुम करो अनिल, एक अपनी स्क्रीन शेयर करके तुम करो, बाकी सब लोग देखो, खाली अनिल करेगा। फिर एक क्वेश्चन अलग को दूंगा जब अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब।
जहाँ पे दिक्कत आएगी बताऊंगा। जरूर बताना ही पड़ेगा अभी तो। ओके, आई ट्राई स्क्रीन। तो ये यहीं पे एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लो। नहीं ऊपर से मत बनाओ, ना ना बाहर क्लिक करो, इसी में बना लो ना। तुमने CSS नाम का प्रोजेक्ट बना रखा है, इस पे क्लिक करो CSS पे, वो आगे प्लस आ रहा है, प्लस का साइन, हाँ राइट क्लिक करके या तो न्यू फाइल कर दो, प्लस हाँ इस पे कर दो क्लिक, क्लिक script.js। ठीक है, अब इंडेक्स में पहले कॉल कर लो इसे, index.html में पहले इसे यूज करने के लिए कॉल कर लो। नहीं, हाँ पहले वाले ब्रैकेट में, नहीं सही सही लिखा है, वो दोनों ही एक तरीका होता है। हाँ चलो, अब पहले वाले ब्रैकेट में एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है सोर्स, एंगल ब्रैकेट के अंदर, हाँ स्पेस सोर्स SRC करेक्ट, इक्वल टू डबल कॉन, या आ गया नीचे वाले को सेलेक्ट कर लो। ये सर इसका शॉर्टकट था ना? अच्छा हाँ, ये खुद ही खुल गया ना? अपने आप ही आ गया, वरना शॉर्टकट होता है कंट्रोल स्पेस। नहीं, ये अभी ठीक मेरे है, को लगा सही नहीं है। CSS के अंदर है ना ये फाइल, तो CSS फोल्डर के अंदर है ये फाइल। नहीं नहीं CSS फोल्डर के नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम लेवल पे हैं, इंडेक्स HTML और script.js सेम लेवल पे होते हैं, तो कोई भी आपको आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी CSS के अंदर है, वो भी CSS के अंदर है, script.js भी CSS के अंदर है। ओके ओके। ठीक है, चलो अब script.js ओपन करो। अब पहले सबसे पहला काम करना है, लेट एक नंबर लो प्रॉम्प्ट करके, लेट val1 इक्वल टू प्रॉम्प्ट करके। वन ही ले लेते हैं। नहीं नहीं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लिखो, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट पढ़ा है ना अच्छा हमने। ओके, वो इक्वल टू लगाना है, ठीक है सही लिखा है, इक्वल टू लगाना है बस। नहीं प्रॉम्प्ट तो सही लिखा है, val1 के बाद इक्वल टू। चलो सही है। अब तुम्हारे पास नंबर नहीं, बस बस इसमें कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, प्रॉम्प्ट को करके बाद वो लगा दो, क्या बोलते हैं, सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, एक UI पे आपका वो खोल देगा, क्या बोलते हैं वैल्यू उसे, मांगेगा। वैल्यू मांगेगा, आप जो भी वैल्यू दोगे वैल्यू 1 में आ जाएगी। अब जो भी वैल्यू आई है उसकी हमें टेबल प्रिंट करानी है, तो टेबल प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप लगा दो, इंट i इक्वल टू 1 से चलाना है, इंट मतलब लेट, लेट होता है ना यहाँ पे, लेट i इक्वल टू 1 से चलाना है, i इज लेस देन, नहीं नहीं val1 से नहीं चलाना, i इक्वल टू 1 से चलाना है। ओके, वन से चलाना, ठीक है। और i इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 लिख दो, क्योंकि 10 को भी प्रिंट, 10 भी प्रिंट कराना है। ये 10 को भी प्रिंट करवाना है। ये सर एक मिनट, एरर आ रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? कोमा नहीं लगाना। कॉमा नहीं है ना इसमें? हाँ इसमें फोर क्या लूप में कॉलन है शायद? वो होता है इसमें सेमी कॉलन। हाँ, ये इस कॉलन। सब लोग अपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल के रेडी रहना, अभी अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसको पारस को करना होगा, फिर अंजलि, फिर तनुश्री, या फिर वे तनुश्री या फिर और लास्ट में अंजलि, क्योंकि अंजलि को मेरे ख्याल से आता होगा। नहीं ओके। इसमें सेमी कॉलन नहीं लगाना, इसमें कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। कंसोल डॉट लॉग, अब सेमी वो लगाओ, क्या बोलते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखो 4 val1 फोर इंटू val1 वेल। लेना ना, लेकिन वो ये डबल कोट्स में नहीं आएगा val1, क्योंकि क्योंकि जो डबल कोट्स में आता है वो सीधा वही प्रिंट कर देता है, val1 प्लस
वेल1 डबल कोट्स में नहीं आएगा, वो पहले वाला कोट बेटाओ, वेल1 नहीं, कोई भी कोट नहीं आएगा, कोई कोट्स आएगा ही नहीं। कोट्स का मतलब होता है कि जो लिखा है वही प्रिंट कर दूंगा। हाँ, अब प्लस आप लगाओ डबल कोट्स इनटू वेल1 प्लस एस्ट्रिक, एस्ट्रिक वाला साइन। ओके, ओके हाँ ठीक है, स्पेस इनटू देके लगाना, हाँ थोड़ा स्पेस देके लगाओ, स्पेस, एस्ट्रिक के आगे स्पेस दो, हाँ आगे भी, करेक्ट करेक्ट, प्लस अब क्या करना है, प्लस 1। आई, 1 नहीं, आई के अंदर 1 2 ओके, 3 आई 4 में 5 आई में 6 आई में वैल्यू आएगी, ओके ठीक है। प्लस, लेकिन प्लस बीच में प्लस लगाओ, ये से प्लस आएगा बीच में, और तब आई मेरा कोर्स में आएगा सर। नहीं, आई सिंबल आएगा, क्योंकि आई तो वरना कोट्स में तो आई प्रिंट कर देगा, आई विदाउट कोट्स आएगा। जब आपको ओके वैल्यू प्रिंट करानी हो तो विदाउट कोट्स, और जब सेम का सेम प्रिंट करा देना है तो कोट्स में। अब इक्वल टू कोट्स में आएगा, क्योंकि इक्वल टू सेम का सेम प्रिंट कराना है। ये एस्ट्रिक दोबारा एस्ट्रिक नहीं लगेगा। नहीं, एस्टिक नहीं लगाया मैंने, ये लगाया था। हाँ हाँ चलो, वो गलती से लग गया अच्छा होगा, ओके, एस्टिक आ स्पेस, गया था। करेक्ट। अब इक्वल टू में क्या आएगा, प्लस करके जो भी रिजल्ट आ रहा है प्लस वो, प्लस तो हाँ वो आएगा प्लस करो, वेल, वेल1। हाँ लेके आगे प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस वेल इंटू आई। ये नहीं समझा मैं सर, प्लस वेल इनटू आई। हाँ, क्योंकि पहले वेल में मान लो 4 दिया है, तो 4 में 4 1 जा 4, फिर 2 आएगा तो 4 2 जा 8, फिर 3 आएगा तो 4 ओके 3 जा 12, ऐसे लिखना है ना, तो इंटू आई। आई गलत लिख गया क्या मैंने? नहीं सही लिखा है, बस सेमीकोलन नहीं लगाया लास्ट में, हर लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है, अनटिल और अनलेस वो कोई फॉर लूप हो या ये सब हो। सही है, पहले समझो, ये भी गलत सब लग लोग गया। सब, नहीं सही लग रहा है, सब लोग पढ़ के समझो इसे क्या कर, तो कोई सब कुछ सही लग रहा है, गलत है कुछ, सब कुछ कुछ सही है गलत है वैसे तो। सर। नहीं गलत क्यों है? ना ना, कुछ एक चीज गलत लग रही है मुझे। गलत इसलिए लग नहीं रही नहीं, है क्योंकि ये ब्रैकेट रेड है। कौन सा पैकेट रेड है? ना ना, रेड तो ये रेड ही होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं है, सही है, चलो कंट्रोल एस कर दो, ठीक है सर। कंट्रोल एस कर दो, अभी सेव नहीं, हाँ हो गया सेव। अब अपना राइट हो क्लिक गया कर, सेव। index.html पे राइट क्लिक करो, हाँ ओपन विद लाइव सर्वर कर दो। अच्छा, मेरा ये ऑलरेडी मैं आगे आ कर गया, रहा था। हाँ कोई बात नहीं, यानी ये भी सही, सही है। राइट क्लिक करो यहीं पे, अंदर राइट क्लिक करो, अंदर कोड के अंदर इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे जाओ, उसका कंसोल कहाँ चला गया इसका? कंसोल वो छुप गया है, तुम इसे ऊपर जो ऊपर 3 डॉट है नीचे ले आओ, ऊपर 3 डॉट लिख रहे हैं उस पर क्लिक करो, सबसे राइट राइट टॉप पे 3 डॉट आ रहे हैं, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, डॉक वाले में बीच वाला सेलेक्ट कर लो, डॉक लोकेशन में बीच वाला, डॉक लोग सबसे ऊपर पहला पॉइंट है डॉक लोकेशन, बीच वाले को क्लिक करो, बीच वाले को, हाँ बीच वाले को, ये वाला, इसके बगल, दिस वन। इसके बगल के बगल, इसके बगल, ये हाँ हाँ क्लिक कर दो, हाँ उसी को, इससे पहले वाले को, ना ना गलत क्लिक किया, ये वाले को हाँ कर दो, आ गया, नीचे आ गया ना, अब तुम्हारे कंसोल पे आ गया, आ गया कंसोल नीचे, पे जाओ, कंसोल पे हूँ सर। हाँ अब इसे क्लियर कर दो पहले, टॉप के बगल में क्लियर का साइन आ रहा है, टॉप जहां पे लिखा है उसके बगल में पहले, नीचे थोड़ा नीचे, इसके नीचे वाली लाइन में टॉप लिखा हुआ है, नीचे वाली लाइन, हाँ इसके बगल वाला, इसके बगल, इसके बगल, इसके पहले पहले टॉप के पहले जो बटन है उसे क्लिक करना है, नहीं नहीं इससे भी पहले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ करेक्ट, क्लिक कर दो, अब रिफ्रेश करो, अब डिबग करके देखो, अभी तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में एरर बता रहा है, तो अब अब क्यों एरर आ रही है?
और सबसे पहले तो इसे कॉपी करो, यहाँ से जो लिंक है उसे कॉपी करो। इसको हाँ कॉपी करो। हमेशा हम गूगल क्रोम पे करेंगे। पूरे वाइडली सबसे ज्यादा जो काम एक्सेप्ट किया गया है वो गूगल क्रोम पे किया गया है, तो आप गूगल क्रोम पे ही सारे टास्क किया करो। हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दो। राइट क्लिक करो, अब इंस्पेक्ट करके देखो। कुछ एरर बता रहा है कहीं सिंटैक्स में, चेक कर लेंगे क्या एरर है डिबग करके। वापस वही डॉक कर दो उसे। हाँ कंसोल पे आओ। नीचे वाले को क्रॉस कर दो, नीचे जो आ रहा है ये इसे क्रॉस कर दो, ये खाली इन्फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल सही। अब रिफ्रेश करो स्क्रीन को। ठीक है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे आओ। हाँ देखो कह रहा है इन, रुको रुको रुको, थोड़ा नीचे करो। कह रहा है ये लेफ्ट साइड वाला भाई गलत लग रहा है इसे, क्योंकि आई इक्वल टू 1 के बाद स्पेस कम करो, पहले वापस जाओ इस पे। ओहो सर, ये गलत है, देखो ये आई दिस, हाँ, पर यहाँ मैंने पे 1 करने कर से दिया। चेंज नहीं होगा। नहीं नहीं, बट यहाँ पे करने से मैंने यहाँ फायदा 1 नहीं लिखा होगा। हुआ था। हाँ ठीक है, अच्छा, लेकिन उधर यहाँ पे कोड पे करने से जाना फायदा पड़ेगा। नहीं होगा। अपने अपने कोड में करना है आपको। 1 की जगह आई कर दो। ठीक है। हाँ, ठीक है, अब रिफ्रेश करो को क्रोम पे। अब मांग रहा है, देखो। आ गया। फाइव जो भी टेबल डालने डाल दो, ओके करो। अब कंसोल पे जाओ। आ गया भाई, आ गया। पूरा हो गया। सबको समझ में आया? एक बार कोड देखो सब लोग, एक बार एक कोड पे आ जाओ अपने तुम वापस। अब एक बार फिर सब से ये आ गया कोड मैंने सर। देखो, बताओ कि किसी को डाउट है, दिक्कत है। तनुश्री आप बताओ। ओके, आपकी तो आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, पारस आप बताओ। क्लियर है सर, ये नॉर्मल लूप है ना, लूप जैसे पहले लूप यूज हाँ। करी हमने ठीक है, कंसोल अब में। मैं फिर अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, एक और टॉपिक पढ़ेंगे फिर। इस बार पारस तुम्हारा नंबर है, रेडी रहना। सर वो विजुअल। मेरा विजुअल नहीं खुल रहा है, वो जेएस वाला ना। अच्छा, क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं सर, आप एक बार देख लेना है तो। ठीक है ओके। हम्म, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। जी। अगला टॉपिक क्या है भाई? मैंने कहा एरे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जावास्क्रिप्ट में ना। एरे पे बहुत सारे काम होते हैं, तो एरे के बारे में पढ़ते हैं और डिटेल में। इस सबको मैं कंट्रोल के सी करके कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल सर, क्या कंट्रोल? के प्लस सी। K+C, कंट्रोल, ओके, कमेंट करने के लिए। हाँ के प्लस सी से कमेंट हो जाएगा सेलेक्ट करके, और के प्लस यू से अनकमेंट हो जाएगा। ये होता है कमेंट के लिए, और कंट्रोल के प्लस यू होता है अनकमेंट के लिए। चलो अब हम पढ़ेंगे एरे के बारे में, वो थोड़ा डिटेल में घुसेंगे एरे में। कल मैंने सिंपल बताया था कि एरे को डिफाइन कैसे करते हैं। आप लेट, कोई भी ले लो, टेस्ट एरे ले लिया हमने नाम, इक्वल टू बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, उसके बीच में जितने भी नंबर डालने होते हैं आप डाल सकते हो। राइट, यही था। आप इसके साथ एरे, क्योंकि एरे आपको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, तो इन्होंने एरे के साथ बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं कि जिसको आप यूज करके एरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अलग अलग फंक्शन है, जैसे एक एक पे काम करना शुरू करते हैं। पहला है पुश फंक्शन। पुश क्या है कि भाई जैसे ये थोड़ा सी शार्प से अलग एरे है। ये सी शार्प में आपको क्या है, पहले ही बता देना पड़ता था कि भाई इतना साइज है इसका। यहाँ पे पहले हमने साइज वाइज कहीं नहीं बताया। आप चाहो तो एक अब देखो, कंसोल डॉट टेस्ट एरे किया हमने,
और अपने कोड पे आए वापस। कहाँ खोला है हमने? हाँ ये रहा। तो ये देखो सारा एरे, पूरा एरे दिख रहा है मुझे, राइट। अगर आप चाहो तो एक एलिमेंट पुश कर सकते हो। स्टैक किसी ने पढ़ा था? स्टैक में जब पुश करते हैं तो कहां पे पुश होता है? लास्ट में होता है या फ्रंट में होता है? कौन बताएगा? स्टैक में आई थिंक लास्ट लास्ट इन इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट हो ना, लास्ट लास्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट। में ही पुश होता है। लास्ट इन तो फर्स्ट यहाँ, आउट। हाँ यहाँ पे आप चाहो तो कोई वैल्यू पुश कर सकते हो। जो भी आपने पुश किया, जैसे ही रिफ्रेश करोगे, बस आपको ये लास्ट में प्रिंट कराना है ना, ऊपर प्रिंट कराओगे तो नहीं होगा। तो लास्ट जो भी वैल्यू पुश करोगे वो लास्ट में अपने आप जाके ऐड हो जाती है। जरूरी नहीं है कि एक ही पुश करो। 20, 40, 80, कितनी भी वैल्यू कोमा लगा लगा के पुश कर सकते हो। तो पुश मेथड इज यूज टू एक्सटेंड द एरे। एरे को ऐड एक्सटेंड कर देगा और आप उसमें जो भी वैल्यू पुश करोगे वो आपके एरे में ऐड हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? मींस ये कर क्या रहा है ये? एरे में वैल्यू ऐड कर रहा है लास्ट में। करेक्ट। कि मान लो आपने एरे बनाया है 5 का, अब आपको आगे चल के जरूरत पड़ी कि 3 वैल्यू और ऐड करनी थी मुझे। तो डॉटनेट में क्या था, एरे को दोबारा बनाना पड़ता है अगर आपने साइज नहीं दे रखा तो। यहाँ पे क्या है, पुश कर दो, उसी एरे में लास्ट में जितनी भी वैल्यू ऐड करनी होगी ऐड हो जाएगी। राइट सर। ठीक है। अब आता है एक अगला मेथड, पॉप। पॉप तो आपने पढ़ा ही है, वही सी शार्प वाला ही है यहाँ पे पॉप। वो क्या करेगा, डिलीट भी करेगा रिटर्न भी करेगा। लेट टेस्ट एरे डॉट पॉप। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में एरे वाले को वैल्यू भी प्रिंट करा लेंगे। वापस आते हैं। तो ये देखो 80 नंबर की वैल्यू, 80 नंबर की वैल्यू कहां पे थी? लास्ट वाली। तो ये क्या करता है, लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट भी कर देता है और रिटर्न भी कर देता है। अगर आपने सेव नहीं कराया इसे तो पॉप डिलीट करता रहेगा, डिलीट करता रहेगा, डिलीट करता रहेगा। पर आपको वैल्यू चाहिए तो उसे कहीं पे सेव कराओ। तो पॉप का काम क्या होता है, रिटर्न द वैल्यू एंड डिलीट इट। स्टैक में अगर आपने पढ़ा होगा सी शार्प में, तो सेम स्टैक में भी पॉप का काम यही था। कोई दिक्कत या परेशानी पॉप को समझने में? नहीं सर ठीक है। ठीक है। अगला आता है टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस काम आता है? आपके पास जैसे ये पूरा एरे है, इस एरे को आप चाहते हो कि यार ये एरे तो ठीक है, पर मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। मान लो अभी एक दूसरा एरे लेते हैं, ज्यादा रेलेवेंट रहेगा वो। फ्रूट्स ले लेते हैं। मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, फ्रूट्स ले लिए। अब आप चाहते हो अभी अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो सारे फ्रूट आपके दिख जाएंगे आपको। सारे फ्रूट्स दिख जाएंगे। पर आप चाहते हो यार लेकिन अभी कैसे दिख रहे हैं, एरे की फॉर्म में दिख रहे हैं कि भाई 0 इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है। टू स्ट्रिंग क्या करता है, एरे को ही कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। अच्छा, कन्वर्ट कर देता है लेकिन सेव भी करना पड़ेगा ना। तो न्यू फ्रूट सब टाइप कर देखेंगे तो उसने क्या कर देगा, कोमा सेपरेटेड में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है देखो,
इसने क्या कर दिया, एक एक आइटम को उठाया, कोमा लगाया और एक पूरी स्ट्रिंग बना दी। यहां पे एरे था, 2 स्ट्रिंग किया तो स्ट्रिंग बना दी। सिंपल सा मेथड है, कोई बड़ी इसमें दिमाग वाली बात नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट है? हाँ सर ठीक है, ये ठीक। अब अगला क्या है, स्लाइस। स्लाइस से नाम ही से पता चल रहा है। बताओ क्या होगा स्लाइस मेथड? स्लाइस मतलब काटने का नाम पता चल रहा है ना। तो कुछ आपको बीच से काटना है। अरे कि मान लो इसमें से मुझे 20, 30, 40 को उठाना है, तो क्या करूंगा, स्लाइस का इस्तेमाल करूंगा। क्या नाम है, टेस्ट आ रहा था ना, डॉट स्लाइस। और इंडेक्स देना पड़ता है इसमें कि कौन से नंबर से उठाना है आपको। मान लो इसमें से आपको थोड़ा सा ही आइटम उठाना है, पूरा नहीं लेना। तो मुझे लेना है दूसरे इंडेक्स से, मतलब पहला इंडेक्स, ये पहला हो गया ना, 0, 1, 1 इंडेक्स से लेके 2, 3 को भी लेना है। तो 1 और 4 आएगा। जो लास्ट वाला इंडेक्स लिखोगे उसको नहीं उठाता। तो 1, 4 console.log टेस्ट। अरे इसे कहीं सेव करना पड़ेगा क्या? दस, 20, 30, 40, 50, उसने सेव बता दिया वही की, क्योंकि हमने सेव नहीं कराया इसे। लेट स्लाइस डायरेक्टली हम लिख देते हैं। अगर आप स्लाइस डायरे को प्रिंट कराऊंगा तो वो पहला इंडेक्स से लेके चौथे इंडेक्स तक की मतलब जो नंबर दोगे, एक बार देखता हूँ क्या आएगा। जो इसने 20, 30, 40 दिया, तो मतलब पहला इंडेक्स की वैल्यू दी, दूसरे की दी, तीसरे की दी। जो चौथा लिखते हो उसको कभी नहीं देता, उसको छोड़ के उससे पहले की सारी वैल्यू दे देता। तो दो वैल्यू डालनी पड़ेगी, एक तो फर्स्ट इंडेक्स कहां से वैल्यू उठानी है और कहां तक उठानी है वो डालनी है। जहां तक उठानी है उससे एक नंबर ज्यादा देना है, क्योंकि जो नंबर देते हो वाला इंडेक्स नहीं उठाता। क्लियर है, कोई डाउट है? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो ये स्लाइस वाला ना। ठीक ठीक है। स्लाइस फंक्शन क्या काम आता है कि मान लो मेरा इंडेक्स बहुत बड़ा इंडेक्स है, पर मुझे उसमें से 3 आइटम लेने हैं खाली, और 3 आइटम के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एक तो तरीका है मैं पूरा लूप चलाऊं, फिर वो इंडेक्स को ढूंढूं, अगर मेरा इंडेक्स 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तब ये काम करे। दूसरा तरीका क्या है, उस बड़े इंडेक्स में से, एरे में से एक छोटा एरे निकाल लूं और फिर इस स्लाइस्ड एरे वाले में काम करूं। ये ज्यादा बेटर तरीका लग रहा है मुझे। तो क्या करता है बेसिकली, डॉट स्लाइस कर दोगे एरे में, और दो चीज मांगता है। पहली चीज क्या मांगता है कि इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ जहां से मैं वैल्यू उठाना शुरू करूं। और लास्ट क्या मांगता है, लास्ट -1 इंडेक्स मान लो इसे, क्योंकि जो इंडेक्स दोगे वो वाला वैल्यू नहीं उठाता, उससे पहले वाली उठा लेता है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है सर। यहां पे आके चेक भी कर लिया हमने कि भाई 1 उठाया, 2 उठाया, 3 उठाया, लेकिन चौथा हमने दिया था, चौथा नहीं उठाता, तो लास्ट -1 तक उठाता है। ये उठाया इसने। तो सर जैसे 20 से भी दे सकते हैं ना हम, जैसे 1 की जगह अगर हमने 3 दे दिया तो इसके लिए स्टार्टिंग तो 3 हुआ ना। करेक्ट। 3 और से 1 का 6। हमने हमने बीच में ही दिया हुआ है। हमने अच्छा बीच अच्छा। से ही तो दिया है। 1 भी तो बीच का हुआ। अच्छा जीरो हाँ से ठीक है इंडेक्स ठीक। तो जीरो से शुरू होता है ना। 0 से शुरू होता है, ठीक है ठीक है। हाँ, चाहे यहाँ का दो चाहे यहाँ कोई सा भी दे दो बीच का, बस आपको इंडेक्स याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर ठीक। अब इसी का भाई है स्प्लाइस। इसी का भाई है स्प्लाइस। ये क्या करता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। लिख देते हैं लेट स्प्लाइस्ड एरे।
देखो यहाँ पे बता भी रहा है क्या करेगा। पहले कह रहा है स्टार्टिंग का नंबर दो, डिलीट कितने डिलीट करने हैं उनका काउंट बताओ, और फिर कितने ऐड करने हैं वो। तो क्या क्या करता है, पहले मैंने मान दे दिया कि भैया पहला इंडेक्स से डिलीट करना शुरू कर। ये डिलीट करता है, पहले इंडेक्स से डिलीट करना शुरू कर, दो डिलीट कर, और उसके बाद कुछ उनकी जगह ऐड, अभी समझाऊंगा, घबराना मत। उनकी जगह कुछ और ऐड भी करना है तो ऐड भी करवा सकते हो। 1000 2000 ऐड कर दे। अभी दिखाता हूं, अभी बताऊंगा क्या है वहां पे, दिखाऊंगा, दिखा के बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या किया इसने, 20 2030, एक दो डिलीट किया। ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं सारे, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। टेस्ट एरे को यहां पे लिखते हैं, और ऊपर वाला सब कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला कमेंट हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा एरे है, इसमें से भाई एक इंडेक्स से उठा और दो को डिलीट कर दे, दो को डिलीट कर दे, और उनकी जगह ही 1000 और 2000 वैल्यू डाल दे। ये करना चाहिए इसे। लेट्स सी क्या कर रहा है। टेस्ट एरे इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहां पे क्या लिख देंगे, लेट। आ जाओ। तो इसने रिटर्न किया 20 और 40, 20 और 40। और अगर टेस्ट एरे प्रिंट कराएं तो मेरी एक्सपेक्टेशन से अलग प्रिंट कर रहा है। ओके, टेस्ट एरे में इसने ये किया। तो बेसिकली बताता हूँ क्या कर रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बस। इनिशियल वैल्यू लिख देते हैं टेस्ट एरे की, और उसके बाद लिख देते हैं स्प्लाइस्ड एरे। ओ यहां पे नहीं लिखना था, सॉरी। स्प्लाइस्ड एरे यहां पे लिख देते हैं, और यहां पे लिख देते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ टेस्ट एरे। ठीक है, अब कंट्रोल एस कर रहे हैं, यहां पे आ जाते हैं। अब समझते हैं इसे। तो इनिशियल वैल्यू टेस्ट एरे में क्या थी, 30 20 40 80। हमने कोड क्या लिखा कि भाई एक इंडेक्स से दो दो तक तू डिलीट कर दियो, मतलब दो तक मुझे स्प्लाइस काट के वापस कर दियो मुझे। तो दो तक, एक ये आएगा और दूसरा ये आएगा। तो एक और दो, 20 और 40 को इसने रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम क्या इसमें एडिशनल क्या बोल सकते हैं कि भाई इस इंडेक्स से, पहले इंडेक्स से ये एडिशनल वैल्यू भी मेरे टेस्ट एरे में ऐड कर दे। स्लाइस में क्या था, वो खाली डिलीट कर सकता था स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड का इंडेक्स लेके। स्प्लाइस क्या करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है, कितने नंबर डिलीट करने हैं वो नंबर बता दो, तो दोनों को डिलीट डिलीट मतलब डिलीट करके वापस रिटर्न कर देगा एरे में। तो वो रिटर्न कर देगा, और साथ में उनकी जगह कुछ और अपडेट करना है तो वो भी दे सकते हो कि भाई इनकी जगह मतलब पहले इंडेक्स से मान लो और भी नंबर दे दिए कि भाई ये सब ऐड कर दियो। तो वो पहले इंडेक्स पे 1000 2000 3000 ये सब ऐड कर देगा। इसीलिए टेस्ट एरे अब जब फाइनल क्या बन जाएगा, क्योंकि इसने ये सब ऐड कर दिए फर्स्ट इंडेक्स से, तो 30, फिर ये सारी वैल्यू, और फिर 80। और स्प्लाइस्ड में तो जो उसने काटा दो वैल्यू वो रिटर्न कर दी, और इनिशियल में तो ये था ही। इसे ही यहां पे देखेंगे तो यही आ रहा होगा
इनिशियल में ये एरे था, स्प्लाइस किया तो उसने, हमने बोला था पहले इंडेक्स से लेके 2 वैल्यू तक दे दियो, तो 2 दे दिए इसने, पहला और 2। अब हमने कहा था उसके बाद क्या करियो, ऐड भी कर दियो उसी एरे में ना, ये 4 वैल्यू ऐड कर दियो। उस कहां पे ऐड करेगा, जो भी इंडेक्स दिया है पहला इंडेक्स पे ऐड कर दियो। तो 30 के बाद ये चारों वैल्यू ऐड कर दी और लास्ट में 80 आ गया, क्योंकि बीच का तो हम खा चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं। क्या बात समझ में आई, स्प्लाइस क्या कर रहा है? यस स्प्लाइस सर। पहला इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स आपने दिया नहीं, था। वो इंडेक्स नहीं है, ओके, यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, वहां पे इंडेक्स था, यहाँ पे नंबर है कि कितने नंबर हाँ तक या डिलीट काउंट है। ये तो रिजल्ट दे रहा है ना, वहां हमने नहीं कोड मैं, में लिखा 1 और 2। हाँ नहीं चलो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। वो वहां पे इंडेक्स था, यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे नंबर है कि कितने कितने आइटम निकालने हैं। देखो मैं यहाँ पे 3 दे देता हूं, तो यहाँ पे क्या है, डिलीट काउंट है कि एक से उठा और कितने काउंट करेगा, 1 2 3, उतने नंबर डिलीट कर देगा ये। वहां पे इंडेक्स था, यहाँ पे काउंट है। बात समझ रहे हो या ओके कम समझ सर, में आ रही ओके है? ओके, आप समझ आ ठीक है, यहाँ, गए। हाँ ओके, यहाँ पे है कि एक से उठाएगा और इसे इसे लास्ट इंडेक्स से मतलब नहीं है, ये यहां से गिनती शुरू करेगा, 1 हटा दूंगा, 2 हटा दूंगा, 3 हटा दूंगा, ये तीनों हटा देगा ये, क्योंकि उस हमने 3 बोला हुआ है। और इनकी जगह मतलब एक पहले इंडेक्स पे ही बाकी की जो वैल्यू दोगे, कितनी भी दे दो, 50 100 कितनी भी दे दो, वो सब पहले इंडेक्स पे के बाद, मतलब 0 के बाद पहले इंडेक्स से लगाना शुरू कर देगा। ओके क्लियर ओके है, सर, कोई डाउट है? अंडरस्टूड। यस यस यस, क्लियर सर। और सर ये क्या करेगा, जैसे आप जितनी मर्जी वैल्यू दे दो उनके बीच में फिट करता रहेगा। लास्ट वाली वैल्यू जैसे हमने 90 दी थी, वो लास्ट में 90 अपने आप ही आएगा। हाँ लास्ट में देखो 90 और 40 दोनों था, तो 90 लास्ट और और 90 40। 42, क्योंकि डिलीट करने के यस बाद, यस 3 को डिलीट करने के बाद ये 2 बचे थे ना, तो लास्ट वाले आ जाएंगे। तो यस बीच में आप, ये क्या करता है स्प्लाइस, कि आप बीच में से आइटम डिलीट भी कर सकते हो और बीच में ऐड भी कर सकते हो। स्लाइस क्या बीच में था, ऐड अगर भी कर आपको सकते बीच में से डिलीट करना है तो स्लाइस यूज कर लो। पॉप क्या था, डिलीट तो कर सकते हो, बस लास्ट वाला कर सकते हो, बीच में कुछ हरकत नहीं हैं कर लास्ट। पाओगे। पुश क्या था, कि लास्ट में ऐड कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट है? बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, अब आता है फोर ईच। फोर ईच तो अपना वाला फोर ईच है, सी शार्प जैसे, यहाँ पे भी फोर ईच लूप है जैसे, थोड़ा सा बस डिफरेंस क्या है, इसके अंदर आपको फोर ईच के अंदर एक फंक्शन लिखना है। फोर ईच क्या करेगा, हर एक वैल्यू के लिए काम करेगा, टेस्ट एरे की हर एक वैल्यू के लिए काम करेगा। मान लो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको हर एक वैल्यू पे 10 10 नंबर ऐड कर देने, हर एक वैल्यू पे 10 नंबर ऐड कर देने। तो आप एक फोर ईच लूप लगाओ और एक फंक्शन लिखना है। हम कौन सा फंक्शन लिख रहे हैं, एरो, चाहे कोई सा नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हो, हमने एरो फंक्शन बना दिया, जनरली एरो फंक्शन ही बनाते हैं। बट इसके अंदर फोर ईच क्या मांगता है अपने अंदर, कि एक फंक्शन दो मुझे, वो फंक्शन एक एक वैल्यू पे काम करेगा, और जो भी आपको करना है उस फंक्शन में करवा सकते हो। जैसे मैं क्या करवा रहा हूं अभी, एक एक वैल्यू में +10 करा दे रहा हूं, और एक एक वैल्यू को प्रिंट करा ले रहा हूं। तो 30 की जगह 40, इसकी जगह 30, 40 की जगह 50, 90, 100, 50, ये प्रिंट हो जाएगा। तो फोर ईच फंक्शन क्या है, एरे के हर एक एलिमेंट पे काम करेगा और अपने अंदर एक फंक्शन मांगता है। इसे हम प्रोग्रामिंग टर्म में कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, जो किसी फंक्शन के अंदर दूसरे, फॉर ईच अपने आप में एक फंक्शन है। कैसे पता चला, जो भी फंक्शन होता है उसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके ब्रैकेट्स, बीच में ब्रैकेट्स। फंक्शन होता है ना। तो फोर ईच अपने आप में ही फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन अगर किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा हो, उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो फोर ईच क्या कहता है, मेरे अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दो, और मैं आपको हर एक वैल्यू पास कर दूंगा एक एक करके।
अब उस वैल्यू का आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, भाई तू ठीक है सारी वैल्यू पास कर दे, मैं एक एक कंसोल लो करके प्रिंट करा लूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप क्या क्या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने प्रिंट कराया है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फॉर ईच क्या है, अगर आपको हर एक वैल्यू, जैसे मेरी कंपनी में मान लो 50 एम्प्लॉई हैं, मैं चाहता हूं भाई हर एक बंदे की सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो जाए या 5% इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैं फॉर ईच लूप लगा के कंपनी की सैलरी को एरे में उठाऊंगा, एक एक और वैल्यू पास कर दूंगा, वो +10% करके सेव कर देगा डाटाबेस में। किसी को डाउट फॉर ईच फंक्शन में? सर इसका आउटपुट दिखाना जरा एक बार, इसका जो आउटपुट आया है। इसका आउटपुट मैंने लिया, ये मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया ना, तो एक एक एलिमेंट को उसने यस, उठाया और 10 सबको 10 प्लस कर दिया। 10 प्लस करके प्रिंट करा दिया। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी पूछो। सब अब बीच में ना वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी। एक बार रिपीट कर सकते हैं दोबारा ये हाँ लास्ट हाँ वाला? कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो फॉर ईच फंक्शन के बारे में मैंने बात की। मैंने कहा जावास्क्रिप्ट में जो फॉर ईच फंक्शन है वो सी शार्प के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या करता है ये आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको एक एक करके पास कर देता है। कहां पे पास करता है? ये कहता है मेरे अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बनाओ, उसमें पास करूंगा। अब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल ताकत है, जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है ना, तो ये जी। इसके पास ताकत क्या है कि एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। ये देखो, एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरा फंक्शन ही कॉल कर दिया हमने। डॉटनेट में ऐसा नहीं था कि एक फंक्शन के मेथड के अंदर दूसरा मेथड पैरामीटर में ही पास कर दिया, पॉसिबल नहीं था। पर जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि एक मेथड, फॉर ईच भी तो एक मेथड ही है। ये देखो हाँ एक जी, हाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज हो रहा है, जहां पे भी ब्रैकेट ओपन क्लोज हो मतलब वो मेथड है। जी। मेथड मतलब यहाँ पे फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन है। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा जो फंक्शन होता है उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। और ठीक। फॉर ईच एक कॉल बैक फंक्शन अपने अंदर लेता है, और यहां पे एक कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने वैल नाम दे दिया। इस पैरामीटर में एक एक करके वैल्यू पास कर देगा इस अपने भी अपने एरे की। अब उस वैल्यू के साथ आपको जो एक्शन परफॉर्म करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने हर एक वैल्यू उठाई, सब में 10 करके प्रिंट करा दिया। तो ये देखो हर एक वैल्यू उठी, सब में 10 10 ऐड होके प्रिंट हो गया। ठीक है। क्लियर? किसी को डाउट? क्लियर है सर। अब इसी का भाई है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, दोनों ही एक्चुअली एरे के सारे एलिमेंट पे काम करते हैं, बस डिफरेंस ये है कि जो फॉर ईच फंक्शन होता है वो, जैसे ये एरे को जहां पे मेमोरी मिलेगी ना, इसी मेमोरी पे काम करेगा, जबकि मैप फंक्शन एक नया एरे रिटर्न करता है। आप मैप फंक्शन जब भी यूज करोगे तो एक नया एरे रिटर्न करेगा, जबकि फॉर ईच सेम ही एरे के ऊपर काम करता है, कोई नया एरे रिटर्न नहीं करता। दिखाता हूं। ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखना ये कहां पे क्या कर रहा हूं, वैल्यू इंटू 2 कर रहा हूं। तो इसने भी एक एक वैल्यू पास की होगी और उसी वैल्यू को इंटू 2 किया होगा। लेकिन मैप क्या करेगा ना, ये एक नया एरे रिटर्न करता है, तो आपको इसको एक नए एरे में सेव कराना पड़ेगा। अब देखो, इस एरे से मैंने एक दूसरा एरे बना लिया, और उस एरे में क्या है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन जो रिजल्ट है वो उनका इंटू 2 है, दो गुना है। अब मैं अगर प्रिंट कराऊं,
न्यू मैप एरे प्रिंट करा दूं अगर मैं, तो ये देखो यही एरे था, 30 को 60 कर दिया, 1000 को 2 सबको इंटू 2 कर दिया। तो फोर ईच भी मैप भी फोर ईच वाला ही काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस इंटरव्यू में पूछते हैं। तो डिफरेंस ये है कि फोर ईच कोई नया एरे रिटर्न नहीं करता, वो सेम ही एरे की मेमोरी के ऊपर काम करता है। हर चीज को आपको पता है मेमोरी मिलती है तभी काम होता है, अगर मेमोरी नहीं मिलेगी तो कोई काम नहीं मिले होगा इस एरे का या किसी भी वेरिएबल का। जब तक मेमोरी नहीं मिलेगी तब तक वो उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो फोर ईच इसी टेस्ट एरे की मेमोरी पे काम करेगा, जबकि टेस्ट एरे डॉट मैप जब कर दूंगा तो वो एक नया एरे रिटर्न करेगा, ना कि सेम एरे की मेमोरी पे काम करेगा, एक नया एरे रिटर्न कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नई मेमोरी को यूटिलाइज करेगा और वहां अपना डेटा रिटर्न करेगा। करेक्ट। तो जहां पे आपको मान लो सेम ही एरे में कुछ काम करना हो कि सेम ही एरे में भाई 5-5 सब में सबकी सैलरी 5-5 करके ऐड कर दे, वहां पे तो फोर ईच लगा दोगे। लेकिन जहां पे आपको कि नहीं भाई मेरे ये कुछ कुछ आपके रिक्वायरमेंट हो कि भाई ये पर्टिकुलर डाटा इंडेक्स है, मान लो ट्रेडिंग कंपनी है कि एक ट्रेडिंग कंपनी में प्रॉफिट आज के दिन हुआ है, मेरा मतलब लास्ट वीक हुआ था 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। अब मैं दिमाग लगा रहा हूं कि 3 हफ्ते में अगर मेरा दुगना हो जाता है तो मैं क्या करूं। तो मुझे वहां पे दूसरा अगर बनाने की जरूरत पड़े एरे, कि मुझे सेम एरे तो रखना ही रखना है लेकिन दूसरा बनाना है और उससे कंपैरिजन करना है, तो वहां पे मैप का इस्तेमाल होगा। सिंपल सी बात है, जहां पे एक नए एरे की जरूरत पड़े आपको विद सेम एलिमेंट बट डिफरेंट नंबर्स, तो मैप यूज कर लो। अगर आपको सेम ही एरे के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फोर ईच यूज कर लो। कोई दिक्कत या परेशानी? बोलो। ठीक है सर। ठीक है। वो बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा आज के लिए? बहुत ज्यादा हो गया सर। चलो ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी एक्चुअली में ये 4 फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले तो उतने ज्यादा यूज नहीं करोगे, बट ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये भी बड़े टॉपिक हैं। हालांकि क्लासेस का कंसेप्ट इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होगा। ये नई जावास्क्रिप्ट में इन्होंने क्लासेस का फंक्शन लेके आए थे, कि मतलब जैसे अब डॉटनेट में क्लासेस बनती है, यहाँ पे भी क्लासेस बनती हैं बिल्कुल प्रॉपर। लेकिन इतना ज्यादा भी यूज करते नहीं है ऐसे लोग। हो सकता है किसी लेटेस्ट बहुत खतरनाक जावास्क्रिप्ट का कोडिंग हो रही हो तो वहां पे यूज होता है, बट आना समझ में आना चाहिए। तो ये क्लासेस, ऑब्जेक्ट, प्रोटोटाइप, फिल्टर और रिड्यूस और फोर ईच और मैप दोबारा से रिवाइज करा दूंगा नेक्स्ट ट्यूसडे की क्लास में। चलो, कोई क्वेश्चन आज की क्लास का तो बोलो। नहीं है सर, लेकिन सर ये क्लास अपलोड कर देना अभी ही। ठीक है, ठीक है। चलो फिर ठीक है मिलते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर।